गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। पिछले वीडियो में अपने राजनीतिक दलों की बात की थी। आज इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आज बात करेंगे अपन दल प्रणाली के प्रमुख सिद्धांत। वास्तव में राजनीतिक दल और उनकी जो संरचना होती है, जो उनका संगठन होता है, उनको लेकर तीन प्रमुख सिद्धांत प्रचलित है। एक लेनिन का, जो मार्क्सवादी कहलाते हैं, एक डुवर्जर और तीसरे हैं माइकेल्स। वर्तमान विश्व व्यवस्था में जितने भी प्रकार के राजनीतिक दल अभी विद्यमान है विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में, उन सभी को ध्यान में रखते हुए इन विचारकों ने अपने ढंग से राजनीतिक दलों के बारे में कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए। मैंने नाम लिया आपके सामने लेनिन का। चूंकि लेनिन मार्क्सवादी है, साम्यवादी है, इसलिए उन्होंने राजनीतिक दल के जो सिद्धांत बतलाए, दल प्रणाली के जो सिद्धांत बतलाए हैं, वो पूरी तरह से साम्यवादी व्यवस्था को ध्यान में रखकर है। और जो डुवर्जर है, डुवर्जर ने जो राजनीतिक दलों के बारे में जो सिद्धांत बतलाए हैं, वो प्राय सर्वाधिकारवादी जो व्यवस्थाएं होती है, उन व्यवस्थाओं को लेकर। और कुछ हद तक तो माइकेल्स है, वो लोकतांत्रिक सिद्धांतों की बात करते हैं और लोकतांत्रिक सिद्धांतों में भी वो अभिजन की बात करते हैं। तो अलग अलग रूप में अलग अलग दल प्रणाली को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के सिद्धांत रचे गए। उनमें से हम तीन जो मुख्य सिद्धांत है, उनके बारे में आज बात करेंगे। और आपसे निवेदन, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं दल प्रणाली के सिद्धांत। पहला अपन बात करेंगे लेनिन। क्योंकि मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि लेनिन मार्क्सवादी है और कार्ल मार्क्स की विचारों को या उसकी विचारधारा को अपनाने वाला और इस धरती पर स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति रहा है। इसलिए उसकी विचारधारा जो है और उसके जो सिद्धांत है, वो मार्क्सवाद के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि उसने पूरी तरह से एज मार्क्सवाद को अपनाया। उसने मार्क्सवाद में अपने ही ढंग से कुछ परिवर्तन किए और उन परिवर्तनों के साथ उसने अपनी विचारधारा को, अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसी परिप्रेक्ष्य में अपन लेनिन को समझने का प्रयास करेंगे। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद के विरुद्ध क्रांति के पश्चात सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना होगी। एक बार आप याद कीजिए कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि समाज में दो वर्ग हैं, एक पूंजीपति है और एक श्रमिक वर्ग है, और दोनों के बीच एक दिन ऐसा आएगा जब वर्ग संघर्ष होगा और वर्ग संघर्ष में रक्त रंजित क्रांति होगी। और इस रक्त रंजित क्रांति में जो श्रमिक वर्ग है वो पूंजीपति वर्ग को समाप्त कर देगा और उसके बाद एक ही वर्ग रह जाएगा और उसको उसने नाम दिया सर्वहारा वर्ग। हम इसको श्रमिक वर्ग के नाम से जानते हैं। और मार्क्स ये कहता है कि जब पूंजीपति समाप्त हो जाएंगे तो पूंजीपति के राज्य को समाप्त करने के लिए कुछ समय के लिए एक अधिनायकवाद की स्थापना होगी, और वो अधिनायकवाद होगा सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद, यानी कि तानाशाही शासन व्यवस्था, लेकिन किसके हाथ में? सर्वहारा वर्ग के हाथ में, यानी कि श्रमिक वर्ग के हाथ में। और ये तानाशाही शासन व्यवस्था स्थापित क्यों होगी? क्योंकि कार्ल मार्क्स ये कहता है कि पूंजीपतियों ने जिस राज्य की स्थापना की, उस राज्य के जो अवशेष बचे हैं, पूंजीपति तो समाप्त हो गए लेकिन राज्य समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए इस राज्य को समाप्त करने के लिए कुछ समय तक एक वर्ग यानी कि श्रमिक वर्ग अपने अधिनायकवाद यानी तानाशाही की स्थापना करेगा और इसके माध्यम से राज्य को समाप्त करेगा, ऐसा कार्ल मार्क्स कहता है। इसमें आगे देखिए, परंतु व्यवहार में लेनिन ने उसे साम्यवादी दल के अधिनायकवाद में बदल दिया। एक्चुअल में कार्ल मार्क्स तो कहता है कि किसका अधिनायकवाद? सर्वहारा वर्ग का। और यहाँ पर लेनिन ने इस सर्वहारा वर्ग में एक परिवर्तन किया कि ये अधिनायकवाद तो होगा लेकिन सर्वहारा वर्ग का नहीं, बल्कि किसका? साम्यवादी दल का। यहाँ पर दलीय जो संरचना है वो महत्वपूर्ण है।
सर्वहारा वर्ग या श्रमिक वर्ग महत्वपूर्ण नहीं है। वो ये कहता है कि सभी व्यक्तियों को, जो भी व्यक्ति है, चाहे वो श्रमिक हो चाहे मजदूर हो, उनको एक दल में संगठित किया जाएगा और फिर दल की सत्ता स्थापित होगी, तानाशाही स्थापित होगी। तो वो सारी शक्तियां जो है वो एक दल को सौंप देता है, दल में केंद्रित कर देता है, और ये दल है साम्यवादी दल। मार्क्स के अनुसार शोषण से मजदूर वर्ग में जागरूकता आएगी और वह क्रांति की शक्ति बनेगी। लेकिन लेनिन ने कहा जागरूकता पैदा करने में संगठन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। कार्ल मार्क्स कहता है कि मजदूर वर्ग में जागरूकता आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि पूंजीपति वर्ग ने श्रमिक वर्ग का या मजदूर वर्ग का शोषण किया, और इस शोषण से प्रताड़ित होकर एक दिन ऐसा आएगा कि उसमें जागरूकता पैदा होगी और वो आखिरकार पूंजीपति वर्ग के खिलाफ उठ खड़ा होगा और पूंजीपति वर्ग के खिलाफ क्रांति करेगा, ऐसा मार्क्स कहता है। लेकिन लेनिन क्या कहता है कि जागरूकता ऐसे नहीं आएगी, जागरूकता पैदा करने के लिए संगठन चाहिए, यानी कि लोगों को जगाने के लिए, लोगों में शोषण के प्रति एक भावना का एक मतलब विरोध पैदा करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है, लेनिन कहता है वह है संगठन। इसका मतलब कि जागरूकता ऐसे नहीं आएगी, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने इस बात का कहीं पर भी कोई कुछ उल्लेख नहीं किया कि जागरूकता कैसे आएगी। वो तो ये कहता है शोषण से प्रताड़ित होने के बाद आएगी और वो क्रांति करेगा। और लेनिन कहता है कि जागरूकता ऐसे नहीं आएगी, स्वतः नहीं आएगी, जागरूकता लानी पड़ेगी, और लाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? संगठन की। और ये संगठन क्या होगा? दल। कौन सा दल होगा? साम्यवादी दल। इसलिए दल या संगठन ज्यादा महत्वपूर्ण है किसके लिए? जागरूकता पैदा करने के लिए। लेनिन मार्गदर्शक सिद्धांत का प्रतिपादक है। श्रमिक वर्ग अशिक्षित और सुस्त होता है, उसमें संगठन जागरूकता और चैतन्यता की भावना भरने वाला एक छोटा दायरा ही हो सकता है। ये दायरा है साम्यवादी दल का। लेनिन कहता है कि श्रमिक वर्ग का मार्गदर्शन करना पड़ेगा, यानी कि श्रमिक वर्ग को जागरूक करना पड़ेगा, श्रमिक वर्ग को तैयार करना पड़ेगा, क्रांति लाने के लिए उसमें भावना भरनी पड़ेगी। और इसके लिए उनका मार्गदर्शक कौन होगा? पार्टी यानी कि दल होगा। और दल कौन सा होगा? साम्यवादी दल। यानी कि हमें जागरूक करने के लिए, उसमें संगठन में एकजुट करने के लिए, श्रमिकों में चैतन्यता की भावना पैदा करने के लिए हमें एक दल की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि वो दल जो है श्रमिक वर्ग को जागरूक करके क्रांति के लिए तैयार कर सके। और इसको नाम दिया गया मार्गदर्शक सिद्धांत। यानी कि किसका मार्गदर्शन करना है? श्रमिक वर्ग का। और ये कौन करेगा? ये संगठन करेगा, ये दल करेगा। इसीलिए लेनिन को मार्गदर्शक सिद्धांत का प्रतिपादक भी कहा जाता है। आगे, साम्यवादी दल का संगठन लोकतांत्रिक केंद्रवाद पर आधारित होगा। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है साम्यवादी दल में। पार्टी संगठन में नीचे की इकाई से लेकर सबसे ऊंचे की इकाई तक प्रत्येक में चुनाव कार्य लोकतांत्रिक तरीके से होंगे। नीचे की इकाई ऊपर की इकाई का चुनाव करेगी। बिल्कुल, यह है लोकतांत्रिक चीज, चुनाव। यानी कि कोई भी काम होगा किसके मार्फत होगा? चुनाव के द्वारा। सब चुनाव करेंगे, प्रत्येक नीचे की इकाई अपने से ऊपर की इकाई का चुनाव करेगी। हम यूं सोच समझ लीजिए इसको, जैसे कि ग्रामीण लेवल है। ग्रामीण लेवल की जो इकाई है वो गांव के कुछ लोगों का चुनाव करेगी, जो गांव की व्यवस्था को देखेंगे, उनकी समस्याओं को देखेंगे। गांव की जो व्यवस्था है वो अपने से ऊपर की इकाई की व्यवस्था का चयन करेगी, यानी कि उन लोगों का चयन करेगी। वो उससे ऊपर की जो इकाई है उसका चयन करेगी, और इस प्रकार से नीचे से लेकर के ऊपर तक सब कुछ व्यवस्थाएं चुनाव के माध्यम से होगी। जो दल के सर्वोच्च शिखर पर होगा, सबसे ऊंचा होगा, उसका भी चुनाव होगा, और वो भी नीचे से चलते हुए ऐसे करते चले जाएंगे। तो सबसे नीचे होता है वो सबसे बड़ी संख्या होती है, जो सबसे नीचे होता है, क्योंकि प्रत्येक गांव में इस प्रकार की इकाइयां होती है। प्रत्येक गांव की इकाई अपनी इकाई का चुनाव करती है। इस प्रकार से सारे गांवों की इकाइयां मिलकर अपने से ऊपर की इकाइयों का चुनाव करती जाती है, और इस प्रकार से एक पिरामिड आकार का एक संगठन का ढांचा स्थापित होता है। यानी कि प्रत्येक नीचे की इकाई अपने से ऊपर की इकाई का चुनाव करेगी। सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से होगा। इसको कहा गया लोकतांत्रिक। इसमें एक चीज और है, केंद्रवाद। यानी कि ये साम्यवादी दल की सबसे बड़ी विशेषता है। ये जो ढांचा है साम्यवादी दल का, वो लोकतांत्रिक केंद्रवाद पर आधारित। इसमें लोकतांत्रिक का मतलब है चुनाव की प्रक्रिया से लोकतांत्रिक तरीके से नीचे की इकाई अपने से ऊपर की इकाई का चुनाव करेगी। दूसरी चीज है
परंतु ये पद्धति केंद्रवाद पर आधारित है। साम्यवादी दल की हर नीचे की इकाई ऊपर की इकाई के आदेश मानने के लिए पूर्ण रूप से बाध्य होगी। केंद्रवाद यानी कि सब कुछ सिस्टम सेंट्रलाइज होगा। ऊपर की इकाई अपने से नीचे की इकाई को आदेश देगी, नीचे की इकाई अपने से और नीचे की इकाई को आदेश देगी। इसी प्रकार से ऊपर से नीचे आदेश की प्रक्रिया चलेगी। संगठन का चुनाव का जो ढांचा है वो नीचे से ऊपर चलेगा और आदेश देने की जो व्यवस्था है वो ऊपर से नीचे चलेगी। और जितनी भी नीचे की इकाइयां हैं सब इकाइयों को अपने से ऊपर की इकाई के द्वारा दिए गए आदेशों को मानना पड़ेगा, यानी कि वो इस आदेश को मानने से इनकार नहीं कर सकती। यह है लोकतांत्रिक केंद्रवाद जो साम्यवादी दल की बड़ी विशेषता है। चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से और आदेश केंद्रवाद की तरीके से ऊपर के द्वारा दिया गया आदेश नीचे की प्रत्येक इकाई के लिए बाध्य होगा। यह है लेनिन का सिद्धांत, जिसे हम मार्गदर्शक सिद्धांत भी कहते हैं। अगला है डुवर्जर। डुवर्जर के अनुसार राजनीतिक दल कोई समुदाय नहीं है बल्कि समुदायों का समूह है। कई छोटे समुदायों का संघ है जो देश भर में फैले हुए हैं और वे समन्वित संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। एक राजनीतिक दल में बहुत सारे सदस्य होते हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में। जैसे भारत है या चाइना है, इनमें किसी पार्टी से जुड़े हुए लोगों की संख्या करोड़ों में हो सकती है और जो छोटे देश हैं उनमें यह संख्या लाखों में या हजारों में हो सकती है, होती ही है। और उस संख्या में प्रत्येक समुदाय के, प्रत्येक जाति के, प्रत्येक धर्म के, प्रत्येक भाषा के लोग शामिल होते हैं। इसलिए दल क्या है? समुदायों का समूह। विभिन्न प्रकार के समुदाय, जातीय समुदाय है, धार्मिक समुदाय है, आर्थिक समुदाय है और सांस्कृतिक समुदाय है, भाषाई समुदाय है, अलग अलग तरीके के समुदाय उसमें होते हैं। इसलिए डुवर्जर कहता है कि राजनीतिक दल अकेला अपने आप में कोई समुदाय नहीं है बल्कि समुदायों का समूह है और उस राजनीतिक दल में बहुत सारे समुदाय छोटे छोटे रूप में उसमें जुड़े हुए होते हैं। राजनीतिक दल के निर्माण तत्व है कोकस, शाखा, सेल और मिलिशिया। इसको भी समझिएगा। डुवर्जर कहता है कि राजनीतिक दलों का निर्माण जो है 4 तत्वों से मिलकर होता है, यानी कि 4 तत्व जो है वो राजनीतिक दल को एक आधार प्रदान करते हैं, एक संगठन का रूप प्रदान करते हैं और इसके आधार पर राजनीतिक दल कार्य करता है। जिसमें सबसे पहला है कोकस। कोकस को धड़ा, कोर समिति, जुंडली के नाम से भी पुकारा जा सकता है। ये इसके नाम है, अलग अलग जगह इसको अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है। मुख्य रूप से हम कोकस कहते हैं, इसको धड़ा भी कहा जाता है, इसको कोर समिति भी कहा जाता है और इसको जुंडली भी कहा जाता है। इसकी शक्ति इसके सदस्यों की संख्या पर निर्भर नहीं करती, इसकी निर्माण प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका होती है, प्रभावी भूमिका होती है। एक्चुअल में जो कोकस होता है वो कुछ लोगों का एक समूह होता है और इसके हाथ में एक बड़ी ताकत होती है और वो ताकत होती है निर्णय लेने की। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि किसी भी दल का सबसे ऊपरी संगठन जिसमें कुछ चुनिंदा व्यक्ति, ये चुनिंदा व्यक्ति 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15-20 भी हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होते। ये चुनिंदा व्यक्ति कोकस का निर्माण करते हैं और राजनीतिक दल के बारे में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनके क्या सिद्धांत रहेंगे, क्या विचारधारा रहेगी, किसके ऊपर वो चलेंगे, ये सारी की सारी चीजें जो है उसका निर्णय कोकस के द्वारा किया जाता है। इसलिए सदस्य संख्या कोई प्रभाव नहीं रखती, प्रभाव रखती है इसकी निर्णय की शक्ति, यानी कि सभी प्रक्रिया में इसकी प्रभावी भूमिका होती है। दूसरी चीज है शाखा। शाखा कोकस की अपेक्षा कम केंद्रीकृत है। कोकस जनता से दूर रहने का प्रयास करता है जबकि शाखा जनता से निकट रहने का प्रयास करती है। यानी कि कोकस और शाखा का आपस में कोई मेल नहीं है। इसलिए मेल नहीं है कि कोकस तो केंद्रीकृत है। कोकस केंद्रीकृत क्यों है? क्योंकि उसमें केवल उस दल के जो सर्वोपरि लीडर्स होते हैं 5, 10, 15, 20 वो ही शामिल होते हैं और उनका जनता से कोई डायरेक्ट जुड़ाव नहीं होता। जबकि शाखा जो है वो जनता के बीच में रहती है, जनता को जोड़ती है, जनता में प्रचार प्रसार करती है, दल की विचारधारा को लोगों में प्रचार प्रसार करती है, कार्यक्रम आयोजित करती है, दल की गतिविधियां संचालित करती है। इसलिए शाखा जो है वो जनता के एकदम निकट और उसके बीच में रहकर कार्य करती है। शाखा की सहायता से अधिकतम सदस्यों को भर्ती करने और लोगों के बीच राजनीतिक शिक्षा प्रसारित करने का प्रयास किया जाता है। राजनीतिक दल की शाखा दैनिक कार्यों में महत्वपूर्ण बन जाती है, यानी कि किसी भी राजनीतिक दल के जो दैनिक कार्य हैं उनको संपादित करने का कार्य शाखा के द्वारा
किया जाता है। शाखा प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में स्थापित होती है और वो लोगों के बीच में रहती है और लोगों के बीच में रहकर दल की विचारधारा का प्रचार प्रसार करती है, लोगों को दल के सदस्य के रूप में जोड़ती है और जो भी राजनीतिक दल के नित्य प्रति के कार्य होते हैं उनका संपादन भी शाखा के द्वारा ही किया जाता है। तीसरा है सेल। सेल फासिस्ट और साम्यवादी दल का आविष्कार है। सेल के सदस्यों का दल के सदस्यों के प्रति कहीं अधिक महत्व होता है। सेल का विचारधारात्मक विन्यास होता है और वे हर गुप्त कार्य का स्रोत होते हैं। आप इसको इस रूप में समझ लीजिए कि किसी भी राजनीतिक दल की जो गुप्त इकाई होती है उसको सेल कहा जाता है, यानी कि जो गुप्त रूप में रहकर कार्य करते हैं, दल की विचारधारा को, दल के संगठन को जो गुप्त रूप में संचालित करते हैं वो सेल होता है। और ये सभी जगह नहीं होता, ये केवल जो यूं कहेंगे तानाशाही राजनीतिक व्यवस्थाएं जहाँ पर होती है, जहाँ पर सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं होती है, जो दादागिरी से कार्य करती है, दल सारी व्यवस्थाओं को हाईजैक कर लेता है, केवल वहीं पाए जाते हैं। जैसे पड़ोसी चाइना में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, अतीत में भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं रही है। जैसे कि जब तानाशाही शासन व्यवस्था थी, इटली में मुसोलिनी ने स्थापित की, हिटलर ने जर्मनी में स्थापित की थी, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें थी और वर्तमान में जो हम चाइना में देख रहे हैं, इससे पहले जो सोवियत संघ में देखी थी, वहाँ पर इस प्रकार के सिस्टम थे। सेल ऐसे हुआ करते थे जो गुप्त रूप में रहकर दल की विचारधारा के लिए कार्य करते थे और दल के जो दुश्मन होते हैं उनको भी ठिकाने लगाया करते थे। ये सेल का मुख्य कार्य था। चौथा है मिलिशिया। मिलिशिया का प्रयोग मुसोलिनी ने मारक दस्ते के रूप में, हिटलर ने तूफानी दस्ते के रूप में और माओ ने लाल रक्षक जैसे रूप में नेताओं ने पार्टी संगठन हेतु किया। इन संगठनों के सदस्यों को असैनिक रूप में रखकर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। आप यूँ मान लीजिए कि ये किसी राजनीतिक दल की सेना है, वैसे सेना नहीं है लेकिन सेना है। ये सैनिक के रूप में नहीं होते लेकिन सैनिक का कार्य करते हैं। ये असैनिक व्यक्ति होते हैं लेकिन इनको सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। सैनिक प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर अपने शत्रुओं को, अपने विरोधियों को इनके माध्यम से समाप्त करवाया जा सके। जैसे मुसोलिनी करता था, उसने मारक दस्ते का निर्माण किया था और जितने भी मुसोलिनी के दुश्मन हुआ करते उन सबको ठिकाने लगाने का कार्य मारक दस्ता करता था। इसी प्रकार से हिटलर ने एक तूफानी दस्ते का निर्माण किया था और इसी प्रकार से माओ त्से तुंग ने लाल रक्षक जैसी एक अनधिकृत सेना का निर्माण किया था। और इनका कार्य क्या था कि दल के जो विरोधी हैं उनको अंदर ही अंदर खत्म कर देना, ये मुख्य कार्य होता था। ये सत्तारूढ़ दल की गैर सरकारी सेना होती है जो देश के भीतर शत्रुओं से लड़ने और उन्हें समाप्त करने के लिए पर्याप्त होती है। उनका कार्य क्या है? देश में जो भी राजनीतिक दल के विरोधी हैं, जो उनके शत्रु हैं, उनको समाप्त करना। इसलिए मिलिशिया का निर्माण किया जाता है। सदस्यता के आधार पर दो प्रकार के दल होंगे, एक संवर्ग दल और दूसरा होगा जन दल। यानी कि सदस्य कैसे बनाए जाएंगे उसके आधार पर दो प्रकार के दल माने गए हैं, एक संवर्ग दल और एक जन दल। संवर्ग दल उन प्रमुख सदस्यों का समूह जो किसी राजनीतिक दल की संरचना है, दल की नीति और कार्यक्रमों के निर्माण में प्रमुख चयनित व्यक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि हमने जैसे अभी कॉकस की बात की, वैसे ये संवर्ग दल है जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं, जो नीतियाँ बनाते हैं, जो कार्यक्रम बनाते हैं, जो निर्णय करते हैं, उन लोगों का जो समूह है वो संवर्ग दल कहलाता है। उन लोगों का समूह, यानी कि एक वर्ग है जो राजनीतिक दल की नीतियों के प्रति उत्तरदायी होता है और वो ही राजनीतिक दलों का जो भी अंतिम निर्णय होता है उनके द्वारा ही किया जाता है। अगला है, आगे है, वे चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नाम चुनने, चुनाव अभियान चलाने, धन एकत्रित करने आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे लोग पार्टी के लिए एक प्रकार का संवर्ग बनाते हैं जिनका चुनाव के समय समर्थन अवश्य प्राप्त होता है। इनका और कार्य क्या है? चुनाव के समय कौन लोग उम्मीदवार होंगे, चुनाव अभियान कैसे चलाया जाएगा, लोगों से धन या राजनीतिक दल के लिए या चुनाव के लिए धन कैसे एकत्रित किया जाएगा, इसका ये लोग निर्णय
करते हैं। और ये सारे के सारे लोग, जितने भी लोग होते हैं इस संवर्ग में, वो एक संवर्ग का निर्माण करते हैं और राजनीतिक दलों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे होते हैं जनदल, वे है जिनकी सदस्यता पर कोई प्रतिबंध नहीं होता और यह हर उस व्यक्ति को उपलब्ध जो उसके बुनियादी कार्यक्रमों का समर्थन करता है। इसके वित्त का स्रोत नियमित तौर से चंदा है और इसके सदस्यों की बहुत बड़ी संख्या इसकी गतिविधि की परिचायक है। यानी कि जन दल का मतलब जनता को जोड़ना। जो संवर्ग के अलावा जो बाकी लोग होते हैं जिनके हाथ में निर्णय प्रक्रिया नहीं होती, केवल वो सदस्य होते हैं और जब भी आवश्यकता होती है राजनीतिक दल के लिए कार्य करते हैं, वो होते हैं जनदल। वो किसी भी दल से जुड़ सकते हैं और इनका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता। इन सदस्यों से राजनीतिक दल नियमित रूप से चंदा प्राप्त करता है और उस चंदे के माध्यम से अपनी गतिविधियों का संचालन करता है। तो यह है डुवर्जर का सिद्धांत। और तीसरा है माइकेल्स ने राजनीतिक दल और उसकी संरचना में नेतृत्व की भूमिका विवेचन करते हुए अल्पतंत्र का लौह नियम का प्रतिपादन किया। यानी कि जो माइकेल्स है वो कहता है कि राजनीतिक दल की संरचना, राजनीतिक दल की भूमिका, राजनीतिक दल का नेतृत्व हमेशा अल्पतंत्रीय होता है और इसका मतलब है कि सारी की सारी शक्ति केवल कुछ लोगों के हाथ में होती है जो अपनी मर्जी से दल को चलाते हैं। अल्पतंत्र यानी कुछ लोग, लौह नियम यानी कि कठोर नियम। तो माइकेल्स ने जिस सिद्धांत की प्रतिपादन किया वह है अल्पतंत्र का लौह नियम। चाहे मामला लोकतांत्रिक नेतृत्व का हो या सर्वाधिकारवादी नेतृत्व का, माइकेल्स ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि यह सदैव अल्पतंत्रीय मामला रहा है। यह हमेशा अल्प या थोड़े लोगों में निहित रहा है। इसका सीधा सा कारण है कि सब लोगों को इसका भागीदार नहीं बनाया जा सकता। माइकेल्स कहता है कि चाहे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो, चाहे सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था, राजनीतिक दलों की बागडोर हमेशा अल्पतंत्रीय रही है। यानी कि राजनीतिक दल केवल कुछ लोगों के हाथों में रहा है और ये कुछ लोग ही, अब लोग ही राजनीतिक दल को चलाते हैं। अपन देख लीजिए, आज अगर कांग्रेस की बात करें, आप सोच सकते हैं कांग्रेस में कितने व्यक्ति हैं जो दल को संचालित करते हैं, जो निर्णय लेते हैं। जैसे सोनिया गांधी है, राहुल गांधी या वर्तमान अध्यक्ष जो है खड़गे, ये 2-4 लोग ही तो हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में कौन है? जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इसके अलावा गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, या जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, ये कुछ लोग ही तो मिलकर निर्णय करते हैं। तो हमेशा जो निर्णय शक्ति होती है वो कुछ लोगों में होती है। ये कुछ लोग 4-5 हो सकते हैं, 8-10 हो सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं होते। जैसे हम सर्वाधिकारवादी व्यवस्था की बात करें, जैसे वर्तमान में चीन में साम्यवादी पार्टी है, सारी शक्ति एक व्यक्ति में निहित है और वो व्यक्ति है जो वर्तमान राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। अगर अपन वर्तमान रशिया की बात करें तो सारी की सारी शक्ति जो है वो वर्तमान राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है उनके हाथों में। तो कहने का मतलब है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे तानाशाही राजनीतिक व्यवस्था हो, दल की बागडोर, दल की निर्णय शक्ति केवल कुछ लोगों के हाथ में रहती है, अल्प लोगों के हाथ में रहती है। नेता अंदर से स्वेच्छाचारी तंत्र से संबंधित होते हैं और हर लिहाज से नेता एक अति मानव होता है। यानी कि जो भी नेता होता है वो स्वेच्छाचारी बन जाता है, अति मानव बन जाता है, यानी अपने आप को एक सुपर हीरो के रूप में दिखाना चाहता है। वो ऐसे निर्णय करता है, पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर, पूरे दल पर वो छाया हुआ रहता है अपने व्यक्तित्व के कारण से। और प्रत्येक व्यक्ति जो राजनीतिक दल का सदस्य है वो उसकी बात को, उसके आदेश को मानने के लिए बाध्य होता है। इस दृष्टि से 3 कारक प्रभावी भूमिका में होते हैं। प्रथम, लोगों में से उठा नेता स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति का विकास कर लेता है, पर नायक पूजन के मिथ का पूरा लाभ उठाना चाहता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो जनता से उठा हुआ है, जनता ने उसको अपार समर्थन दिया और उसको सर्वोच्च शिखर पर बिठा दिया, तो इसका मतलब धीरे धीरे उसमें एक ऐसी प्रवृत्ति आ जाएगी, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति। वो सोचता है कि मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, या मुझे जनता ने चुना है, या मुझे जनता ने भेजा है और मैं जनता के लिए कार्य करता हूँ। मैं जो कुछ भी करूँगा जनता के लिए करूँगा और जनता आंख बंद करके मेरा सहयोग करेगी, मेरा समर्थन करेंगे। इसलिए अगर जनता के बीच से कोई ऐसा एक साधारण सा व्यक्ति उठ जाता है तो वो आगे चलकर अपने आप में एक स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति का विकास कर लेता है और वो लोगों की जो भावनाएं होती है नायक पूजन की, उसका पूरा फायदा उठाता है। दूसरा, कुशलता और योग्यता भी नेता में उत्साह भर देती है कि अधिनायकवाद का पथ गमन करे। अगर इसके अलावा भले वो जनता से नहीं उठा, अगर वो दल में पहले से है, अगर वो कुशल है, वो योग्य है, वो सक्षम है, उसमें
त्वरित गति से निर्णय लेने की क्षमता है, कठोर निर्णय लेने की क्षमता है और रिस्क लेने का फैक्टर है, और वो कुछ और नई चीज़ें जानता है और वो नए नए प्रयोग करता है। तो ऐसी स्थिति में भी उस राजनीतिक दल की जो गतिविधियां हैं वो जनता में और राजनीतिक दल में एक उत्साह का संचार कर देता है और लोग उसके पीछे हो जाते हैं और उसको एक प्रकार से अपना सर्वे सर्वा मान बैठते हैं। तो वो भी उठ खड़ा होता है और राजनीतिक दल पर छा जाता है। और तीसरा है, तीसरी दुनिया के देशों में करिश्मा के तत्व की अपनी ही भूमिका है, जहां लोग नेता के विशिष्ट गुणों से इतना अधिक प्रभावित हो जाते हैं कि वह जनसाधारण से अलग हो जाता है और उसे विशेष शक्ति संपन्न माना जाता है, जिसमें अति मानवीय और कम से कम सतही तौर पर आपवादिक शक्ति है। जो पिछड़े हुए देश हैं, जो तीसरी दुनिया के देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनमें अचानक कोई एक व्यक्ति ऐसा उठ खड़ा होता है और उस व्यक्ति की विचारधारा या कार्यशैली से जनता इतनी प्रभावित हो जाती है कि उसको करिश्माती व्यक्ति मान बैठती है। यानी कि इसमें अजीब करिश्मा है और वो कुछ भी करेगा तो सही करेगा। जनता उसको अपार समर्थन दे देती है, जनता उसकी हर बात पर आंख मूंद कर समर्थन करती है, वो जो कुछ भी कहता है, वो जो कुछ भी करता है, हर चीज़ का समर्थन करती है। तो ये प्राय गरीब देशों में देखने को मिलता है। भारत में भी ऐसे देखने को मिलता है, जैसे प्रारंभ में जवाहरलाल नेहरू थे, उनके बाद इंदिरा गांधी थी, और वर्तमान प्रेक्षण में देखें तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी ये गुण मिलते हैं, करिश्माती व्यक्तित्व के गुण। तो ये प्राय जो पिछड़े हुए और तीसरी दुनिया के देश हैं उनमें ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये है माइकल्स का दल प्रणाली का सिद्धांत, जिसने तंत्र के लोह नियम का प्रतिपादन किया। आज अपन ने 3 सिद्धांतों पर चर्चा की, लेनिन, डुवर्जन और माइकल्स, और ये वर्तमान शासन प्रणालियों में विश्व में सब जगह किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। पुनः एक निवेदन, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।